दोस्तों नमस्कार। भारत का प्रधानमंत्री चोर है, ये सवाल कोई आज का नहीं है। ये नारा भी कोई आज का नहीं है। एक वक्त भारत की राजनीति में नारा लगता था, गली गली में शोर है। लेकिन यह शोर धीरे धीरे राजनीतिक तौर पर कैसे बदल गया और मौजूदा वक्त में अगर चोर शब्द प्रधानमंत्री के साथ जोड़ा जा रहा है तो क्या वाकई उससे खतरा संविधान का है, इस देश के भीतर लोकतंत्र का खतरा है, या फिर इन सब से हटकर एक ऐसी परिस्थिति इस देश में पैदा हो चुकी है जिसमें जो प्रधानमंत्री ही है वह जिन सीटों पर जीत कर आया उतनी सीटें उसे मिल नहीं पाती अगर वह ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ते। जी नहीं, अगर इस देश में चुनाव आयोग ईमानदार होता। जी नहीं, बीते 10 बरस की सत्ता के बाद इस दौर में क्या इस देश के लोकतंत्र को अपनी मुट्ठी में भींच लिया गया और उस लोकतंत्र के जितने भी पायदान थे सबको एक एक करके धराशायी कुछ इस तर्ज पर कर दिया गया कि 2024 का चुनाव जब शुरू होता है तो उस दौर से लेकर चुनाव खत्म होने तक वो तमाम परिस्थितियां इस देश में बिल्कुल सामान्य सी लगती है, क्योंकि इस देश के भीतर में संवैधानिक संस्थानों का ढहना, इस देश के भीतर में स्वायत्त संस्थानों का ढहना, इस देश के भीतर में लोकतंत्र के पहरुओं के तौर पर जो भी संस्था मौजूद है उसका काम नहीं करना या सत्ता के लिए काम करना। और बात धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अगर इस देश में लोकतंत्र के असल पहरुओं के तौर पर चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर दें तो उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। और शायद यह मैसेज इस बार इस देश के हर सांसद के जहन में है। और उससे भी बड़ी बात यह हो चली है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो वह लोगों के वोट से नहीं बने हैं, बल्कि चुनाव आयोग ने वोट की व्यवस्था की और उस वोट के आसरे 2024 का जनादेश है। तो क्या भारत की राजनीति में पहली बार 2024 का लोकसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो कि लड़ा ही नहीं गया बल्कि मैनेज कर लिया गया? और यह सवाल अब संसद भवन के गलियारों से निकलकर अगर सड़क पर खुले तौर पर रेंगने लगा है। इस देश में एक तरफ मीडिया है जो सरकार के अनुकूल है, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहिए या गोदी मीडिया कहिए, लेकिन उसके समानांतर खड़ा हुआ जो सोशल मीडिया है, उसमें जो शोर है, उसमें जो हंगामा है, वो पहली बार इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया या गोदी मीडिया को खुले तौर पर चुनौती दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो भी संवाद भारत से निकलकर बाहर जा रहा है वो पहला मैसेज दुनिया भर के भीतर यही दे रहा है कि मौजूदा वक्त में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलत तरीके से प्रधानमंत्री पद पर आसीन है। और इससे ही कहीं ज्यादा परिस्थिति इस वक्त कमोवेश हर सांसद जो जीता है, जो हारा है, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर वोटों को एक बार फिर से परख रहा है। वह क्यों हारा? क्या वाकई ऐसी स्थिति बनाई गई जहां पर वोट मैनेज हो सकते हैं? यानी यह सवाल बैलेट पेपर का नहीं है, यह सवाल ईवीएम मशीन का नहीं है। यह सवाल इस देश के भीतर में जिनकी अगुवाई में या जिनकी छत्रछाया में या जिस अंपायरिंग के तहत इस देश में लोकतंत्र का जो खेल चुनाव के जरिए होता है उसको ही एम्पायर ने अपने अनुकूल कर लिया और एम्पायर सरकार के अनुकूल हो गया। यह परिस्थिति इससे पहले कभी नहीं थी। और इसीलिए 3 सवाल इस दौर में सबसे बड़े हो चुके हैं। पहला सवाल तो यह है कि क्या वाकई इस देश में बैठी हुई जनता अब अपने नुमाइंदों के आसरे उस संसद को भी देख रही है जिसमें बीजेपी के अगर 240 सांसद हैं तो दूसरी तरफ उससे कहीं ज्यादा सांसदों की मौजूदगी 320 के पार की है। जितने वोट मिले 37% वोट अगर बीजेपी को मिले तो दूसरी तरफ 63% वोट खड़े हैं।
जितनी बड़ी तादाद में बीजेपी के सांसदों का चुनना रहा और उसमें से जो लगभग 35 से 40 सीटें ऐसी हैं खुले तौर पर जो बताती हैं कि कैसे चुनाव जीतने के लिए मैनेज किया जा सकता है, उसमें चावल के एक दाने की तर्ज पे सिर्फ बेंगलोर सेंट्रल की एक सीट का परीक्षण हुआ और उसके साथ साथ अब देश भर में 35 से 40 सीटों का परीक्षण हारे हुए सांसद जो बीजेपी के उम्मीदवारों से हार गए, अब वो बताने के लिए सामने आने लगे हैं कि देखिए वजह यह नहीं कि जनता ने वोट नहीं दिया, वजह यह कि चुनाव आयोग ने परिस्थितियों को मैनेज किया और उसके बाद डुगडुगी लोकतंत्र की इस देश की राजनीतिक सत्ता यानी बीजेपी ने बना ली और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी सत्तासीन हो गए। ना किसी ने उंगली उठाई, ना किसी ने सोचा भी कि इस देश में लोकतंत्र ऐसे खत्म हो सकता है। और अगर लोकतंत्र ऐसे खत्म हो सकता है तो फिर विपक्ष की क्या बिसात। जो नजारा आज पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, जो नजारा दिल्ली में पार्लियामेंट के करीब पीटीआई बिल्डिंग के पास सड़क पर, जो नजारा थाने के भीतर में, जो नजारा बैरिकेड को लांघते हुए सांसदों की कतार को जिसकी अगुवाई खुले तौर पर अखिलेश यादव करते हुए नजर आए जब वो बैरिकेड फांद गए और इसके साथ गिरफ्तार होने के बाद, डिटेन किए जाने के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी बस की खिड़की से झांक कर कहते हैं यह राजनीति नहीं बल्कि यह संविधान बचाने का खेल है, संविधान बचाने की परिस्थितियां हैं। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। ये शोर, ये हंगामा, सांसदों का सड़क पर उतरना और पहली बार इस देश के भीतर जितने भी मुद्दे पार्लियामेंट के भीतर और बाहर विपक्षी राजनीतिक दलों ने उठाए, इस वक्त कोई मुद्दा मायने नहीं रखता है। मुद्दा मायने इसलिए नहीं रखता है क्योंकि 2024 का चुनाव इस देश के भीतर एक फेक चुनाव रहा और उस चुनाव के जनादेश को जिस रूप में बताया गया उसमें चुनाव आयोग की भूमिका किसी खलनायक की तर्ज पर उभर कर सामने आ गई। एक ऐसा खलनायक जो कि आपको नायक की तर्ज पे ही दिखाई देगा। दरअसल यह देश कभी भी यह सोच ही नहीं पाया कि लोकतंत्र को खत्म किया भी जा सकता है। एक वक्त इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, दूसरी बार इमरजेंसी लगाने की जरूरत 2024 के चुनाव में पड़ी नहीं, लेकिन एक क्षण के लिए आज आपको वह परीक्षण करना होगा जिस परीक्षण के आश्रय इस देश की हकीकत सांसदों के सड़क पर उतर आने और भारत की राजनीति के भीतर होते हुए ट्रांसफॉर्मेशन को आप समझ पाएं। इस देश में जितना भी पैसा कॉरपोरेट के पास है वो कॉरपोरेट खुले तौर पर अपना पैसा पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर सत्ताधारी पार्टी को देता है। इस देश में छत्रपों की पार्टियां भी चलती है, वो ममता बनर्जी हो, वो स्टालिन हो, और एक वक्त उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव थे, एक वक्त लालू यादव हुआ करते थे, एक वक्त कौन था, कैसे था, किस रूप में था, इसको छोड़कर अगर आप 2024 के चुनाव के परीक्षण को समझने की कोशिश करें तो 2024 का चुनाव इन परिस्थितियों में 3 मैसेज बहुत साफ दे रहा है। पहला मैसेज है इस देश के भीतर कोई भी कॉरपोरेट किसी भी हालत में किसी भी दूसरी पॉलिटिकल फंडिंग करने की स्थिति में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं खड़ा होगा। इसके लिए इस देश में कॉरपोरेट के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन ईडी और सीबीआई ने चलाया, यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। उसके बाद किस रूप में इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए फंडिंग आई, यह भी छुपी हुई बात नहीं है। यानी इस देश के भीतर की पूंजी जो सत्ताधारी पार्टी के साथ मिलती थी या आने वाले वक्त में किसी कॉरपोरेट को यह मैसेज होता था कि अब जनता के जहन में बातें बदल रही हैं, वो सत्ता परिवर्तन करना चाहता है, तो उसकी फंडिंग डाइवर्ट हो जाती थी। पहली बार उस पूरी फंडिंग को ब्लॉक कर दिया गया। इस देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी, वो कांग्रेस हो या इस देश में छत्रपों की टीम हो,
अलग अलग राज्यों के जीते हुए सांसद हों, किसी का कोई काम बिना सत्ता की इजाजत के नहीं हो सकता है। और काम क्यों होगा जब सत्ता अपने तौर पर अपने आप को इस रूप में रखने के लिए तैयार है कि दरअसल इस देश में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, एक ही जीत है, एक ही जनादेश है और उस जनादेश के आश्रय सत्ता उसी की बरकरार रहेगी। यानी एक झटके में जो परंपराएं चली आ रही थी टाटा बिरला के वक्त से, जो अंबानी अडानी तक आके खड़ी हो गई, उसमें पहला बड़ा परिवर्तन भारत की राजनीति में कॉरपोरेट या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, इनकी फंडिंग किसी दूसरे के पास नहीं जाएगी, ऐसी व्यवस्था कर दी गई। दूसरा सवाल, इस देश के भीतर में जनता से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा हो, उस मुद्दे की काट हर हाल में चुनाव जीत से तय होगी। यानी कितना भी बड़ा मुद्दा क्यों ना हो जाए, वह इस देश में किसानों की भूखमरी की स्थिति हो, किसानों को खाद ना मिलना हो, किसानों को लेकर दुगनी आय फेल हो चुकी हो, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी ना मिल पा रही हो, दिहाड़ी मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा हो, व्हाइट कॉलर के सामने नौकरी का संकट हो, तमाम परिस्थिति जोड़ते चले जाइए और उसके बाद देखिए इस देश के भीतर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डगमगा चुका हो, रोजगार दे पाने की स्थिति में कोई ना बचा हो, इस देश के यूनिवर्सिटीज डाइल्यूट की जा रही हो, इस देश के भीतर में एजुकेशन सिस्टम सत्ता की अपनी विचारधारा के अनुकूल लाने के लिए वैसी ही नियुक्तियां वाइस चांसलर से लेकर प्रिंसिपल तक हो रही हो, आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि सत्ता एक ही पार्टी की रहेगी, उसी के अनुकूल आपको काम करना पड़ेगा। यह दूसरा बड़ा चेंज एक झटके में निकल कर आया। तीसरा बड़ा चेंज है कि जहां पर भी बीजेपी का विधायक हो, उसका पंचायती व्यवस्था करने वाला व्यक्ति हो, सांसद हो, मंत्री हो, बीजेपी और संघ का तमगा अगर उसके साथ लगा हुआ है तो इस देश में कोई भी थाना उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ही नहीं सकता है। यानी पूरी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था एक झटके में खिसक कर उस सत्ता के तमगे के भीतर आकर खड़ी हो गई, जहां पर इस देश में राजनीतिक दल जो बीजेपी से हटकर हैं, उनके राजनीति करने वाले लोगों की कोई महत्ता नहीं, उनके सांसदों की कोई महत्ता नहीं, जो पॉलिटिकल पार्टीज रीजनल पार्टीज हैं उनकी कोई महत्ता नहीं, सबकी महत्ता खत्म होती चली गई। और शायद इसीलिए पूरा विपक्ष जो आज नजर आ रहा था सड़क पे, उसके पीछे का मैसेज यही है। इन तीन वजहों से इस देश के भीतर इस देश की संसदीय राजनीति ही ध्वस्त हो चुकी है और उस संसदीय राजनीति के भीतर कोई महत्व किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी दूसरे नेता का कुछ भी नहीं है। शायद इसीलिए ये नजारा आज खुलकर नजर आया। परेशान हो रही हो यार, थोड़े से शॉट बाद में बना लेना। लेके जा रही है बाइक, मत लो यार, छोड़ दो। अब सवाल यहां से आगे का है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब किसी के पास अभी तक नहीं है, क्योंकि इससे पहले इस देश में संविधान के तहत एक चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था थी। यह माना जाता था कि इस देश के मुद्दे संसद के भीतर समाधान की दिशा में बढ़ेंगे। वो संसद फेल हो गई। यह माना जाता था कि इस देश के भीतर आंदोलन के जरिए जनता को जगाया जाएगा, जनता सड़क पर खड़ी होगी और उसके आश्रय राजनीतिक दल उन मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाएंगे, जिसके बाद चुनाव होंगे तो फिर जनता उस हिसाब से जनादेश देगी और राजनीतिक परिवर्तन इस दिशा का ऐलान करेगा कि इस देश में जनता सबसे बड़ी होती है। एक झटके में इसको भी धराशायी कर दिया गया। यानी एक पूरी प्रक्रिया इस देश के भीतर में 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद की परिस्थितियों से इस तरीके से जुड़कर सामने आ गई कि आपके पास रास्ता सिर्फ एक बचेगा,
वो रास्ता होगा आखिर में संविधान की व्याख्या करने वाली सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि हर समाधान को खोजने के लिए आप इस देश के चेक एंड बैलेंस करने वाले संस्थानों के पास जाते। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, बात उसके आगे बढ़ेगी। कोई कितना भी भ्रष्ट हो, सत्ताधारी हो, तो ईडी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, सीबीआई कोई छापा नहीं मारेगी, आईटी उसको कोई भी नोटिस नहीं भेजेगी। यह भी परिस्थिति खत्म हो गई। नया सवाल आया कि अगर इलेक्शन में गड़बड़ी हो रही और चुनाव के वक्त कम से कम चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंचकर यह तो कहें कि अब अपनी निगरानी रखिए, आपके ऊपर तो किसी की बंदिश नहीं है। एक झटके में उसने भी अपनी तमाम सवाल जवाबों के जरिए बतला दिया कि वह सिर्फ और सिर्फ अपने रास्ते चलेगी और वो रास्ता कोई और तय कर रहा है। अपने रास्ते से चलने का मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दे कि हम नहीं बताएंगे कि हमने 65 लाख लोगों के नाम क्यों काटे, हमारे ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, ऐसी परिस्थिति इस देश में कभी नहीं थी। ऐसी परिस्थिति कभी नहीं थी कि इस देश के भीतर अपनी वेबसाइट पर डिजिटली डॉक्यूमेंटेड चीजें जो हैं उसको भी आप खत्म कर दें। ऐसी स्थिति कभी नहीं थी कि जो सीसीटीवी लगाया जाता है उसमें जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ है उसको भी आप नष्ट कर दें। यानी सबूतों को मिटाते हुए वह संस्था जिसका काम ही है इस देश में सबूतों के साथ लोकतंत्र को जिंदा रखना, तभी उसकी अपनी न्याय को लेकर जो परिभाषा है वह स्थापित होगी, वह भी धराशायी हो गई। आखिरी रास्ता सुप्रीम कोर्ट का बचा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के आश्रय इस देश की राजनीतिक सत्ता और उससे जुड़े हुए संस्थानों को लेकर कोई भी सवाल कर तो सकता है और संविधान की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट कह तो सकती है गलत हुआ है, गलत हो रहा है, इसको तुरंत रोकिए, अन्यथा हम फैसला ये देंगे। ऐसी कोई परिस्थिति किसी भी मुद्दे को लेकर इस दौर में गायब होती चली गई, जहां पर इस देश की राजनीतिक सत्ता ने हर मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीयता से जोड़ने की कोशिश की। यानी नेशनलिज्म और नेशनल सिक्योरिटी, क्या पहली बार एक ऐसी परिस्थिति इस देश के सामने आकर खड़ी हो गई है जहां पर मौजूदा 2024 में जीती हुई राजनीतिक सत्ता जो कि जनादेश को अपने अनुकूल मानती है और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी पूरी सरकार 3 मैसेज खुले तौर पर दे रही है। पहला मैसेज यही है, हमें जनता ने चुना है तो अगले चुनाव तक हम ही इंडिया हैं, हम ही भारत हैं, हमसे आप कोई सवाल मत पूछिए। दूसरी बात, अगर सवाल पूछना है तो उस जनता से पूछिए जिस जनता ने हमें चुना है, और उस जनता के पास आप जाएंगे तो आपको चुनाव में जाना होगा। चुनाव में जाने के लिए हम भी तैयार हैं। वह स्थिति भी खत्म हो गई। और तीसरी परिस्थिति कहीं ज्यादा भयानक है, क्योंकि इसके मतलब और मायने बहुत साफ हैं कि अगर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई शख्स संविधान से मिली ताकत का उपयोग अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाने के लिए संवैधानिक संस्थानों को ही धराशायी करता चला जाए और एक ऐसी परिस्थिति देश के सामने आ जाए कि आप किससे कहेंगे, ये इतनी बड़ी शून्यता है, जिस शून्यता का जवाब पार्लियामेंट से निकले आज सांसदों की कतारें, सड़क पर जमा हुई सांसदों की कतारें, पुलिस द्वारा अरेस्ट किए गए सांसदों की कतारें, उस भीड़ में कोई बेहोश हो गया उसकी कतार, उस भीड़ के भीतर शोर शराबे के बीच किसी ने अपने होश गंवा बैठे उसकी कतार, इन सब का जवाब किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि यह भारत के भीतर अपने तरह की पहली परिस्थिति है और शायद ये परिस्थिति ही मौजूदा सत्ता के लिए लास्ट वार्निंग है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।